Dear students, Assalamu alaikum. My name is Dr. Aminullah Aman. इस वीडियो के अंदर हम लीजिंग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे. In our previous video, we discussed leasing part 1, where we discussed the concept of leasing, what leasing is, what is lessor, what is lessee, what are the types of lease. We discussed there are three types of leases: operating lease, financial lease, and sale and leaseback. We also discussed the accounting treatment of leasing. In this lecture, in this video, we will be covering about leasing part 2, in which we will discuss which option is better for an organization, to lease or to buy. एक ऑर्गेनाइजेशन को एक एसेट की ज़रूरत है, उसे लीज करवाना चाहिए यानी किराए पर लेना चाहिए, या उसको बाय करना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन उसके लिए बेहतर है, ये हम इस चैप्टर के अंदर इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उससे इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. तो देखें, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास दो ऑप्शंस हैं कि वो एसेट को बाय करे या एसेट को किराए पर ले. तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, दोनों ऑप्शंस की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए. आप अगर एसेट बाय करेंगे तो कितने का पड़ेगा, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. और अगर आप एसेट किराए पर लेंगे तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी. ज़ाहिर सी बात है, जब आप किराए पर लेंगे तो आपको किराए पर देना, उसका किराया पे करना होगा, रेंट पे करना होगा. तो उस रेंट रेंट जो है कॉस्ट है, लीजिंग लीजिंग की कॉस्ट है. तो इस कॉस्ट की आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. जो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी वो वाला ऑप्शन सस्ता होगा और उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए. ठीक है जी, हम इसको इस क्वेश्चन के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं. लेट मी रीड a question in front of you and let's understand the data first. The Austrian company has decided to acquire a new truck. Austrian company को एक नए ट्रक की ज़रूरत है. One alternative is, उनके पास एक ऑप्शन ये है, to lease a truck for to lease a truck on a 4-year contract. 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो ट्रक किराए पर ले लें, लीज पर ले लें. फॉर अ लीज पेमेंट ऑफ 10,000 पर ईयर लीज कितनी, पेमेंट कितनी होगी, रेंट कितना पे करना होगा, 10,000 पर ईयर रेंट पे करना होगा. विद पेमेंट्स टू बी पेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर. पेमेंट्स जो पेमेंट की जाएंगी वो साल के शुरू में पेमेंट की जाएगी. यानी कि जो रेंट पे किया जाएगा एडवांस में पे किया जाएगा. पहले साल का रेंट पहले साल के शुरू में, दूसरे साल का रेंट दूसरे साल के शुरू में, तीसरे साल का रेंट तीसरे साल के शुरू में, और चौथे साल का रेंट चौथे साल के शुरू में. तो पेमेंट्स जो की जाएंगी एडवांस में की जाएंगी. एडवांस में की जाती हैं तो इसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है, एंड में की जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कुछ और होता है. मैं अभी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. द लीज वुड इंक्लूड मेंटेनेंस. लीज के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल है. ऑल्टरनेटिवली दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑस्लिन कुड परचेज द ट्रक. ऑस्लिन इस ट्रक को परचेज कर सकता है 40,000 का, फाइनेंसिंग विद अ बैंक लोन. कहाँ से आएंगे ये 40,000, बैंक से लोन लिया जाएगा. कितने साल का लोन होगा, 4 साल का लोन होगा. इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा. 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा. ठीक है, पेमेंट कब होगी, पेमेंट्स टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर. इंटरेस्ट की पेमेंट हर साल के आखिर में की जाएगी. ठीक है. अंडर द बोरो टू परचेज एग्रीमेंट, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, बोरो टू परचेज, यानी बैंक से पैसे बोरो करें और एसेट को परचेज करें. इसके अंदर ऑस्टिन वुड हैव टू मेंटेन द ट्रक एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 पर ईयर पेएबल एट ईयर एंड. यानी कि ऑस्टिन कंपनी को मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी होगी. जाहिर सी बात है, जब कंपनी एसेट को परचेज कर लेगी तो ये एसेट कंपनी का हो जाएगा, तो इसके ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट भी कंपनी को पे करनी होगी. तो कंपनी ने कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी होगी, 1,000 पर ईयर, जिसको साल के आखिर में पे करना होगा. द ट्रक फॉल्स इनटू द एमएससीआरएस 3 ईयर क्लास. आपको पता है कि हर फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि उसकी एक यूज़फुल लाइफ होती है और वो यूज़फुल लाइफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है. तो हम क्या करते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहे होते हैं. इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेप्रिशिएट करना, एसेट की वैल्यू को डेप्रिशिएट करना. आपने डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, डबल डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन, एमएससीआरएस डेप्रिसिएशन मेथड.
तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो मेथड यूज हो रहा है वो MACRS मेथड है। तो क्या रेट्स दिए हुए हैं MACRS के पहले साल 33% डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरे साल 45% डेप्रिसिएशन लगेगा, तीसरे साल 15% डेप्रिसिएशन लगेगा और चौथे साल 7% डेप्रिसिएशन लगेगा। द ट्रक हैज अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 10,000। ट्रक की सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 10,000। सैल्वेज वैल्यू किसे कहते हैं? रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि एसेट की जब यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो अब वो एसेट मार्केट में कितने का बिक जाएगा, तो जो जितने का भी बिक जाएगा वो उस एसेट की सैल्वेज वैल्यू है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 40,000 का ट्रक 4 साल यूज करने के बाद वो कितने का बिक जाएगा? 10,000 का बिक जाएगा। तो एसेट की सैल्वेज वैल्यू कितनी है? 10,000 है, यानी कंपनी 4 साल के बाद इस एसेट को बेचेगी तो उसको 10,000 पे मिल जाएंगे। Oslin plans to replace the truck regardless of whether the firm leases the truck or purchases it. Oslin कंपनी की प्लानिंग ये है कि चाहे वो एसेट को लीज पर लें या एसेट को परचेज करें, दोनों सूरतों में वो एसेट 4 साल के बाद रिप्लेस कर देंगी, वो अपने पास रखेंगे नहीं बल्कि इस एसेट को बेच देंगी। Oslin has a federal tax rate of 40%. Oslin के ऊपर फेडरल टैक्स रेट कितना है? 40% उन्होंने टैक्स पे करना होता है। आपसे क्या पूछा हुआ है? नंबर ए, व्हाट इज ऑस्लिन्स प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ लीजिंग। अगर वो लीजिंग करवाते हैं तो कॉस्ट ऑफ लीजिंग की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? पार्ट बी में पूछा हुआ है व्हाट इज ऑस्लिन्स प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ ओनिंग। अगर वो एसेट को ओन करते हैं यानी कि एसेट को वो बाय करते हैं तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? शुड द ट्रक बी लीज्ड और परचेज, ट्रक को लीज करवाना चाहिए या परचेज करवाना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉस्ट ऑफ लीजिंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालें और कॉस्ट ऑफ बाइंग की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, इन दोनों को हम निकालेंगे और जो प्रेजेंट वैल्यू कम होगी हम ये कहेंगे वही वाला ऑप्शन सस्ता है, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, ऊपर वाले पार्ट में आपका पार्ट ए कैलकुलेट हुआ हुआ है, नीचे वाले पार्ट में पार्ट बी कैलकुलेट हुआ हुआ है। मैं आपको दोनों को 1 बाय 1 कैलकुलेट करवाऊंगा। पार्ट ए के अंदर देखें आपके सामने क्या पार्ट ए में हमें क्या कैलकुलेट करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ लीजिंग कैलकुलेट करनी है। तो देखें पार्ट ए में आपके पास टाइमलाइन बनी हुई है 0, 1, 2, 3। तो देखें ईयर टाइमलाइन देखें, टाइम क्या मेंशन हुआ हुआ है? 0 से मेंशन हुआ हुआ है 3 तक, क्योंकि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो रेंट पे करना है वो एडवांस में पे करना है। इसका मतलब है पहले साल का रेंट आपने अभी शुरू में ही देना है, 0 में ही देना है, और जब 1 साल गुजर जाएगा तो आप सेकंड ईयर का रेंट दे देंगे, जब दूसरा साल गुजर जाएगा तो आप तीसरे साल का रेंट दे देंगे, और जब तीसरा साल गुजर जाएगा तो चौथे साल का रेंट दे देंगे। इस वजह से पीरियड क्या है? 0, 1, 2, 3 है। अगर ये लिखा हुआ होता कि रेंट साल के आखिर में पे किया जाएगा तो यहाँ पे टाइमलाइन होती 1, 2, 3, 4। तो लेकिन चूंकि हमारे पास ये है कि पेमेंट एडवांस में पे की जाएगी तो इसलिए टाइमलाइन कितनी है? 0, 1, 2, 3। तो आपके पास नीचे कैश फ्लोज लिखे हुए हैं कि आपने ईयर 0 में कितना रेंट पे करना है? 6,000। ईयर 1 में कितना रेंट पे करना है? 6,000। ईयर 2 में कितना रेंट पे करना है? 6,000। ईयर 3 में कितना रेंट पे करना है? 6,000। तो देखें क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था कि रेंट कितना पे करना है? 10,000, लेकिन यहाँ पर रेंट लिखा हुआ है 6,000। ये क्यों है? ये मैं आपको बता देता हूँ ये हमने कैसे निकाला। तो देखिए रेंट कितना लिखा हुआ है? 10,000। तो आप क्या करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स करेंगे। तो 10,000 टैक्स रेट आपको दिया हुआ है 40%, तो 1 माइनस 0.4, तो आपके पास आ जाएगा 6,000। इस तरीके से हमने 6,000 निकाला। तो हमने 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई किया कर दिया। तो हमने 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखें लीजिंग का जो रेंट होता है, रेंट एक्सपेंस जो है टैक्स डिडक्टेबल होता है। आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उसका टैक्स कम हो जाता है। इसी तरीके से जब कंपनी रेंट पे करती है तो भी उसका जो है ना टैक्स कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक सिचुएशन लिखता हूँ। एक कंपनी है, उसकी इनकम कितनी है? 1,00,000 रुपए, ठीक है। वो टैक्स कितना पे करेगी? 40%, 40,000 टैक्स पे करेगी, ठीक है जी। दूसरी कंपनी है, उसकी भी इनकम है 1,00,000 रुपए, लेकिन उस कंपनी ने रेंट पे करना है क्योंकि उसने एसेट किराए पर लिया हुआ है। उन्होंने रेंट पे करना है, कितना रेंट पे करना है? 10,000। उनकी रिमेनिंग ऑपरेटिंग इनकम कितनी बनेगी रेंट माइनस करने के बाद? 90,000 बनेगी, राइट और रॉन्ग? अब टैक्स कितना पे करना है? 40% टैक्स, सेम टैक्स रेट है 40%। अब कितना पे करना होगा? 90,000 का 40% निकालें, 36,000।
तो देखें, एक कंपनी है, दोनों की इनकम सेम है, 1 लाख 1 लाख, और दोनों का टैक्स रेट भी सेम है, 40% 40%। लेकिन पहली कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है? 40,000। दूसरी कंपनी कितना टैक्स पे कर रही है? 36,000। 4,000 पे कम पे कर रही है। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनी ने एसिड किराए पर लिया हुआ है और वो रेंट पे कर रहे हैं। रेंट पे करने की वजह से उनका टैक्स कम हो गया, 4,000 पे कम हो गया। तो रेंट पे करने की वजह से क्या होता है? टैक्स में बचत होती है, टैक्स जो है ना कम पे करना होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो है, ये जो 10,000 रेंट था उसको 1 - t से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6,000। तो असल में कंपनी अगरचे कंपनी के जेब से 10,000 पे रेंट जा रहा है, लेकिन कंपनी को इतना 4,000 पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है। 4,000 पे में टैक्स की बचत हो रही है। तो हकीकत में कंपनी के जेब से कितने पैसे गए? 6,000 पे गए। पहले कंपनी ने 10,000 पे रेंट दिया, लेकिन जब टैक्स देने का टाइम आया तो कंपनी ने 4,000 पे टैक्स कम दिया, क्योंकि रेंट एक्सपेंस की वजह से टैक्स कम हो गया। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, तो कंपनी का क्या है? टैक्स कम हो गया 4,000 रुपये। तो कंपनी की 4,000 रुपये की बचत हो रही है। तो वो देखें यहाँ पे नजर आ रहा है। 10,000 में आप हमने कैश फ्लो क्या रिकॉर्ड किया है? 6,000 रिकॉर्ड किया है। कैसे किया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 - टैक्स से। ठीक है जी। तो ये 4 साल कंपनी टैक्स पे करेगी। सॉरी, 4 साल ये कंपनी के कैश फ्लोज हैं। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। कौन सा फार्मूला लगेगा? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि मल्टीपल पेमेंट्स हैं और इक्वल है। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला लगेगा। ये आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी का फार्मूला लिखा हुआ है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितनी है? 6,000। 1 - 1 + r रेज़ टू द पावर -t। r कितना होगा? देखिए क्वेश्चन में आप ये चीज भी समझने की है। आपके पास क्वेश्चन में r दिया हुआ था 10%, इंटरेस्ट रेट दिया हुआ था 10%। तो आप उसको भी ऐसे ही करेंगे। 10% मल्टीप्लाई बाय 1 - 0.4, तो आपके पास आ जाएगा 6%। तो जैसे आपने रेंट एक्सपेंस जो था 10,000 उसको 1 - t से मल्टीप्लाई किया था, तो इंटरेस्ट रेट को भी आप 1 - t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6% आ जाएगा। क्योंकि हम सारी की सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं आफ्टर टैक्स, इसलिए हम 1 - 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आफ्टर टैक्स हमें कितना रेंट पे करना पड़ रहा है। तो अगरचे आप 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी वजह से क्या होगा? आपका टैक्स कम हो जाएगा। तो आफ्टर टैक्स जो आपने इंटरेस्ट पे किया है ना, वो 6% पे किया है। तो हम सारी कैलकुलेशन आफ्टर टैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम 6% लेंगे। तो यहाँ पे हम आर में क्या लिखेंगे? 0.06। टी में क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4 ईयर्स, तो आपके पास टी में आ जाएगा -4। तो देखिए आपके पास इसका आंसर निकलेगा, आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आपके पास निकलेगा तकरीबन 20,800, इसके आसपास निकलेगा 20,800। फिर आपने क्या करना है? 20,800 मल्टीप्लाई बाय 1 + r, ये आपने करना है। सॉरी, 1 + r, 20,800 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.06, ये आप करेंगे। 1 + r से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि देखें ये कौन सी एन्युटी है? ये एन्युटी ड्यू है। ऑर्डिनरी एन्युटी किसे कहते हैं? जब पेमेंट आपको पीरियड के एंड में करनी हो, और अगर आपको पेमेंट पीरियड के शुरू में करनी हो तो इसे क्या कहते हैं? एन्युटी ड्यू। ये आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एन्युटी ड्यू। और एन्युटी ड्यू कैसे निकलती है? ऑर्डिनरी एन्युटी को 1 + r से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एन्युटी ड्यू निकल आती है। तो यहाँ पे आपके पास इस फॉर्मूला से ऑर्डिनरी एन्युटी निकली 20,800, उसको 1 + r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एन्युटी ड्यू आ जाएगी, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू निकल आएगी। कितनी निकलेगी? ये देखिए आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है मैंने, 22,038। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग कितनी आई? 22,038 जो है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी निकल आई लीजिंग के ऑप्शन में। ये नीचे जो आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे हमने पार्ट ए सॉल्व कर दिया है, अब हम पार्ट बी की तरफ जा रहे हैं। पार्ट बी में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ बाइंग कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हम दो दो पार्ट्स में करेंगे इसको। पहले पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2। पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैश फ्लोज कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सिंपल। एसेट की कॉस्ट कितनी है? 40,000 ना।
और डेप्रिसिएशन रेट क्या है, हर साल आपको डेप्रिसिएशन रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले साल 33%, दूसरे साल 45%, तीसरे साल 15%। तो सिंपली आप 40,000 को 0.33 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 को 0.45 से मल्टीप्लाई कर दें, 40 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास डेप्रिसिएशन अमाउंट निकल आएगा चारों साल का। जैसे यहाँ पे निकला हुआ है 13,200 पहले साल का, और 18,000 दूसरे साल का, 6,000 तीसरे साल का, और 2,800 चौथे साल का। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन अमाउंट निकल आया। सिंपली आपने एसेट की जो कॉस्ट है 40,000, उसको डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो देखें सबसे ईयर जीरो में आपका कैश फ्लो क्या हो रहा है, ईयर जीरो में आपका कैश फ्लो क्या है, 40,000 आउटफ्लो हो रहा है। आप एसेट बाय कर रहे हैं तो आपकी जेब से 40,000 रुपीज जाएंगे, इस वजह से ये नेगेटिव में लिखा हुआ है, आउटफ्लो है। तो ईयर जीरो में आपका 40,000 का आउटफ्लो हो रहा है। अब ईयर 1 2 3 4 में क्या है, ये देखें सबसे पहले हमने ये देखना है, ई देखें, ई फॉर एलिफेंट, ई डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग्स। तो देखें जैसे ऊपर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट सॉरी रेंट कैलकुलेट किया था, तो हमने ये देखा था कि सेविंग्स टैक्स सेविंग्स कितनी हो रही है, तो हमें पता चला था कि 4,000 की टैक्स की सेविंग्स हो रही है। फिर हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया था, तो उसको भी हमने 1 - T से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें पता चला कि 4% इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है, तो लिहाजा हमने 6% लिया था। ऐसे ही हम देखेंगे जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उसकी वजह से भी टैक्स कम हो जाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पे करने की वजह से भी टैक्स कम हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि डेप्रिसिएशन की हमें सेविंग्स कितनी हो रही है। तो हम कैसे निकालेंगे, 5,280 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट 0.40, सॉरी आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 13,200, तो टैक्स रेट कितना है 40%, तो 0.40 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास डेप्रिसिएशन की सेविंग्स निकल आई कि आपकी कितनी सेविंग्स हो रही है, 5,280 की सेविंग्स हो रही है। इसी तरीके से आप चारों सालों में कैलकुलेट करेंगे, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 2,800 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो आपके पास डेप्रिसिएशन सेविंग्स निकल आएंगी कि यानी कि डेप्रिसिएशन पे करने की वजह से आपका कितना टैक्स कम हो रहा है, आपकी टैक्स की सेविंग्स कितनी हो रही है, तो ये डेप्रिसिएशन सेविंग्स के हो गई। अच्छा, इसमें समझने की बात यह है कि देखिए हमने इसको 1 - T से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आप 1 - T से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, 1 - 0.40 60% आता, आप 0.6 से मल्टीप्लाई करते। हमने 1 - T से मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं किया, बल्कि हमने डायरेक्ट 0.40 से मल्टीप्लाई किया, जबकि बाकी जगहों पे हमने 1 - T यानी 0.60 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये इसका फर्क समझ लें। तो देखें बाकी तमाम एक्सपेंसेस तो आपने पे करने हैं, रेंट आपने पे करना है, इंटरेस्ट आपने पे करना है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपने पे करनी है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, वो आपने पे नहीं करना होता। वो तो आपकी इंटरनल कैलकुलेशन है, आप एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे होते हैं, आप अपनी इंटरनल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, आपने पे नहीं करना होता। इस वजह से हम यहाँ पे 0.40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर आपने पे करना होता है तो हम इसको 0.60 से मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना 40% सेविंग्स हो रही है, 60% पे करना है, तो कितना पे करना है हम 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये हमें पे ही नहीं करना, हमें सिर्फ ये निकालना है कि सेविंग्स कितनी हो रही है। तो 40% की सेविंग्स है, क्योंकि टैक्स रेट 40% है, इसलिए हमने 0.40 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। तो और मेंटेनेंस कॉस्ट हमें दी हुई थी 1,000 ना, 1,000 पर ईयर। तो वही चीज होगी यहाँ पे भी कि 1,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। तो टैक्स रेट कितना है आपके पास 0.40, तो आपके पास जब आप 1 - 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी 600 आ जाएगा। तो हर साल आपको मेंटेनेंस कितनी पे करनी है, 600 600 600। अगेन हमने 1,000 को 1 - T से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम सारी की सारी कैलकुलेशन आफ्टर टैक्स कर रहे हैं, तो इसलिए हमने 1 - T से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो 600 600 600 आ गया। आखिरी वैल्यू हमें दी हुई है सेल्वेज वैल्यू, कि आपको एसेट की सेल्वेज वैल्यू कितनी मिलेगी, चौथे साल के बाद आप एसेट को बेच देंगे, ऑर्गेनाइजेशन चौथे साल के बाद एसेट को बेच देगी, तो कितने पैसे मिलेंगे। तो पीछे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10,000 सैलवेज वैल्यू है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 - T यानी 1 - 0.4, तो आपके पास सैलवेज वैल्यू कितनी निकल आएगी, 6,000। तो हमने यहाँ पे 6,000 सैलवेज वैल्यू निकल रख दी है। तो ये क्या है कि 4 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन एसेट को बेच देगी, तो कितने पैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10,000 मिलेंगे, तो 10,000 आपको मिलेंगे, लेकिन 1 माइनस टैक्स से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया कि आफ्टर टैक्स कितना आपको मिल रहा है।
तो आपके कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 1.1 माइनस 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने सिर्फ प्लस माइनस कर लिया, 5280 माइनस 600, 7200 माइनस 600, तो आपके पास टोटल कैश फ्लोज निकल आ गए चारों सालों के 1 2 3 4 के आपके पास कैश फ्लोज निकल कर आ गए। अब आपने क्या करना है, सिंपल इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कैश फ्लोज है और कैश फ्लोज इक्वल नहीं है बल्कि अनइक्वल है, तो लिहाजा एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा बल्कि सिंगल पेमेंट का फॉर्मूला लगेगा अलग अलग। हर एक की प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट आप अलग अलग निकालेंगे, पहले साल की, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की, फिर चौथे साल की। प्रेजेंट वैल्यू सिंगल पेमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज़ टू द पावर टी। तो ये आपके पास फ्यूचर वैल्यूज लिखी हुई है। टी क्या होगा, पहली दफा कैलकुलेट करेंगे जो टी रखेंगे 1, सेकंड ईयर में टी रखेंगे 2, थर्ड ईयर में टी रखेंगे 3, फोर्थ टाइम में आप टी रखेंगे 4। तो आप चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उन सबको प्लस करेंगे, उसमें से 40,000 जो आप इनिशियली माइनस आप वो है माइनस में इसको माइनस करेंगे, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी 23,035। तो देखें 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि ये तो आप अभी पे कर रहे हैं, इट इज ऑलरेडी ए प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू ही है, बस माइनस में है क्योंकि ये आउटफ्लो हो रहा है, बाकी सब के सब पॉजिटिव में है क्योंकि ये इनफ्लो हो रहा है। तो आप इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू निकालें, उसके अंदर 40,000 को प्लस करें, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी 23,035। अब तो देखें आपके पास दोनों प्रेजेंट वैल्यूज निकल आई हैं। अब आपने ये देखना है कि कौन सी प्रेजेंट वैल्यू कम है। तो देखें लीजिंग वाली जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है, वो 22,038 है ये, और बाइंग वाली प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 23,035। तो पता चला कि कौन सी प्रेजेंट वैल्यू कम है, लीजिंग वाली प्रेजेंट वैल्यू कम है। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर है, लीजिंग वाला ऑप्शन बेहतर है, ऑर्गेनाइजेशन को लीजिंग करवानी चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।